यूपी लेखपाल के ग्रामीण परिवेश एवं ग्राम विकास से ये दूसरा पार्ट। इसमें देखते हैं हम जिला योजना समिति डीपीसी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 243 जेड डी ने के तहत प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति के गठन का दायित्व राज्य सरकार को सौंपा गया। इनका काम है ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी वर्ग के शहरी नागरिक एवं शहरी निकायों के बीच प्रभावी समन्वय के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होने वाली मिलीजुली योजनाओं को तैयार करना है। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला योजना समिति का अध्यक्ष होता है। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे स्तर ग्राम पंचायत को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे विकास योजनाओं की पहचान करें एवं उनकी प्राथमिकता तय करते हुए उसी के अनुसार ग्राम सभा की स्वीकृति से उसकी कार्य योजनाओं को तैयार करें। लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद कपाट हाल के वर्षों में गैर सरकारी संगठनों ने अभी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने की पहल की। कई मामलों में इसके लिए उन्हें सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त किया गया। ग्राम विकास में स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने के लिए 1986 में पूर्ववर्ती पीपल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया PADI और काउंसिल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक नोडल एजेंसी लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद का गठन किया गया, जहां PADI की स्थापना स्वैच्छिक संस्थाओं को ग्राम विकास के क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए हुई। वहीं CART द्वारा गठन 1982 में प्रयोगशाला में विकसित प्रौद्योगिकी को ऐच्छिक एजेंसियों के स्तर पर व्यवहार में लाकर उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से प्रसारित करने का उद्देश्य से हुआ था। कपाट का मुख्य कार्य था कार्यक्रम के बजट में से उन स्वैच्छिक संगठनों को धन हस्तांतरित करना जो SGSRY ग्रामीण आवास एवं पेयजल स्वच्छता योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम लागू करें। कपाट का अध्यक्ष केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री होता था। ग्राम विकास राज्य मंत्री इसकी कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होता था। पंचायती राज संस्था के अंतर स्तर पर लेखा एवं लेखा परीक्षा के रखरखाव को सुदृढ़ करने 11वें वित्त आयोग से सिफारिश की थी। जिन ग्राम पंचायतों के पास लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी नहीं हैं, वे इस काम को अनुबंध के आधार पर करवा सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष 4,000 रुपये व्यय कर सकती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP स्वतंत्रता के बाद अक्टूबर 1952 में लागू किया गया, जो पहला प्रमुख ग्राम विकास कार्यक्रम था। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को संपूर्ण विकास के लिए सुनिश्चित करना, स्थानीय नेतृत्व एवं स्वशासी संस्थानों का विकास करना, खाद्य एवं कृषि उत्पादों में तीव्र वृद्धि के माध्यम से ग्रामीण लोगों को जीवन स्तर को ऊपर उठाना, लोगों को मानसिक सोच को परिवर्तन करना, उनमें से उच्च मानकों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करना। प्रारंभ में ये 55 परियोजनाएं शामिल थीं। इसमें इनके अनेक तरह के कार्यक्रम थे जो कृषि, पशुपालन, ग्रामीण उद्योग, शिक्षा, आवास, ग्रामीण संचार आदि के विकास के लिए थे। अक्टूबर 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं प्रारंभ की गईं, जिनमें कर्मचारियों की संख्या कम थी और सीमित आर्थिक प्रावधान अधिक थे, जिसके विकास कार्य स्वयं सहायता प्रयासों के आधार पर आगे बढ़े। प्रारंभ में राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं 3 वर्ष के लिए शुरू की गईं।
इसमें प्रत्येक वर्ष विकास खंड के लिए कृषि, पशुपालन, ग्रामीण संचार एवं सामाजिक शिक्षा परियोजनाओं पर ध्यान करने के लिए 4.5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। 3 वर्षों के पश्चात जो खंड स्तरीय राष्ट्रीय विस्तार की सेवाओं में उन्हें सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को खंडों के रूपांतरण किया गया। इसमें सहकारिता, स्वास्थ्य, सफाई, ग्रामीण उद्योग, आवास इत्यादि गतिविधियों को कृषि में के साथ सघन विकास कार्यक्रम चलाने के लिए 15 लाख रुपए का प्रावधान 3 वर्षों के लिए किया गया था। पहली बार राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक एवं राष्ट्रीय स्तर पर सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था हुई। इसकी विकास की गतिविधियां मौजूदा प्रशासनिक तंत्र की राजस्व एकत्र करने वाली गतिविधि से पूरी तरह से भिन्न थी। विकास को जन केंद्रित माना गया। नियोजन के महत्व एवं विकास के अंतर विषयक प्रयासों को भी पहचाना गया। प्रशिक्षित कर्मचारियों को नियुक्ति के अंतर विषयक प्रयासों को पहचाना गया। प्रशिक्षित कर्मचारियों को नियुक्ति एवं तकनीकी प्रौद्योगिकी आदानों के संयोजन के महत्व दिया गया। कृषि में नई तकनीकों को लागू किया गया, जिस पर विचार करके ये तकनीक पारंपरिक तकनीक की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेंगी। इसके लिए परिणाम स्वरूप कृषि ऋण सहायता सहकारी समितियां, प्राथमिक विद्यालय, अस्पताल, दवाखानों, मातृत्व शिशु कल्याण केंद्र आदि संस्थाओं को स्थापित हुई। हरित क्रांति की अवस्था। हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि तीव्र लाने के लिए भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक कार्यक्रमों का एक समुच्चय था। यूएसए के वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग, जो इसके माने जाते हैं विशेषज्ञ, ने बीजों के अनुसंधान कर अधिक उत्पादकता वाले बीजों HYV की खोज की। इन बीजों की उचित सुविधाएं एवं संरक्षण मिलने से इनमें काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया जा सकता था। इसी कारण बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है वर्ल्ड वाइड। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं तो MS स्वामीनाथन, जो मैक्सिको की पद्धति को भारत में भी अपनाने के लिए बल दिया, भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी। प्रायोगिक तौर पर 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत इसको अपनाया गया। 1966 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1956-61 के अंत को कृषि उत्पादन एवं ठहराव एवं खाद्यान्नों की कमी को पहचाना गया। फोर्ड फाउंडेशन टीम 1959 में रिपोर्ट, जिसका संघर्ष शीर्षक भारत की खाद्यान्न समस्या एवं उसके निराकरण के लिए उठाए गए कदम, ने कृषि क्षेत्र के पुनर्गठन की आवश्यकता को रूपरेखा प्रदान की। रिपोर्ट ने यह भी संतुष्टि दी कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जिलों से चुने गए प्रगतिशील किसानों को बेहतर तरीके से सुविधा प्रदान की जाए और इसके उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि भी हुई। इसके बाद आती तीसरी पंचवर्षीय योजना में 61 से 66 में ग्राम विकास के तरीकों को नई दिशा मिली। इसमें कृषि उत्पादन को महत्व मिला। इसकी वजह से ग्राम विकास में प्रौद्योगिकी अवस्था प्रारंभ हुई। परिणाम स्वरूप सघन कृषि विकास कार्यक्रम और अधिक उपज किस्मों के कार्यक्रमों को शुरू किया गया। सघन कृषि विकास जिला कार्यक्रम 1961 और सघन कृषि क्षेत्र के कार्यक्रम को 1964 में प्रयोग के आधार पर लागू किया गया। सघन कृषि विकास कार्यक्रम को 3 चयनित जिलों से शुरू किया गया, बाद में से 15 राज्यों में 16 जिलों में विस्तारित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्यतः 3 हिस्सों पर ध्यान दिया गया, जिनके कृषि उत्पादकता में अधिक निवेश, कृषि उत्पादों की अधिक कीमतें, आधुनिक प्रौद्योगिकी आदान के थे। यद्यपि सघन कृषि विकास कार्यक्रम, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम इस अच्छी सफल पैदावार के सहायक हुए, इन दोनों कार्यक्रमों के फसल की नस्लों एवं उर्वरक से कम प्रभाव था। 1963 में उच्च श्रेणी के बीजों को अपनाए जाने की वृद्धि हुई।
जो गेहूं की मैक्सिको की किस्मों एवं धान की ताइचुंग की स्थानीय किस्म को परिचित हुई। मैक्सिको के बीच संचित भूमि में 10 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता पाई गई। उचित मौजूदा किस्म की पैदावार 1.2 टन थी। एक और परिवर्तन आई, इसमें R8 धान उच्च पैदावार किस्मों में जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का को अपनाने से आया। उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों को इस तरह से तैयार किया गया कि वे पानी एवं उर्वरक के प्रति संवेदनशील हों, अपितु इन बीजों के कीटनाशकों को उपयोग को आवश्यक बना दिया गया, क्योंकि कीड़ों एवं खरपतवार को इनकी क्षति होती थी। उच्च पैदावार वाली किस्मों जैसे कृषि कीमतों में महत्वपूर्ण असर पड़ा। ने विशेष रूप से जमीन की एक इकाई की कीमत बढ़ा दी। प्रत्येक उत्पादन की प्रति इकाई कीमत में वृद्धि को नहीं बढ़ाया। तकनीक के उपयोग परिणामस्वरूप व्यावसायिक आदानों के उपयोग से गैर श्रमिक बाजार की तरफ झुकाव हुआ। हरित क्रांति स्वभावतः एक चयनशील एवं विशिष्ट लक्ष्य की योजना थी। यह प्राथमिक रूप से उन क्षेत्रों के लिए थी जहां पर अनुकूल प्रारंभिक परिस्थितियां मौजूद थीं, जैसे कि सिंचाई की सुविधा। इसके अतिरिक्त गेहूं के संरक्षण तकनीक भारतीय परिस्थिति में चावल अन्य खाद्यान्नों की तुलना में सफलतापूर्वक अपनाई गई। यह योजना प्रारंभिक अवस्था में संपन्न किसानों के लिए थी जो नई तकनीक में निवेश करने में सक्षम थे। इतने बड़े किसानों को यांत्रिकीकरण के लिए प्रोत्साहित किया गया। ट्रैक्टर, संयुक्त हार्वेस्टर का उपयोग शामिल था। अतः नई तकनीक के उपयोग में श्रमिकों की वृद्धि एवं श्रमिकों पलायन दोनों को पंजाब हरियाणा में श्रमिकों की मौसमी मांग के वृद्धि आपूर्ति देश के लिए मध्य पूर्वी भाग में श्रमिकों के पलायन से हुई। हरित क्रांति के आसमान वितरण के फलस्वरूप देश में कुछ हिस्सों में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपणन योग्य अतिरिक्त खाद्यान्न में वृद्धि हुई। विपणन योग्य अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पाद मूल्य निर्धारित नीति की वजह से ही संभव हुआ, जिसे इस तरह से तैयार किया गया कि किसानों को अपने उत्पादों के बाजार में बेचने के लिए आकर्षित हों। उसी समय उच्च पैदावार वाली किस्मों के लिए आवश्यक आदानों जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशक, डीजल, ट्यूबवेल, ट्रैक्टर आदि इस पर रियायत दी गई, जिससे किसान की नई आदान उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया। हरित क्रांति प्रारंभिक रूप से गेहूं तक ही सीमित थी। बाद में इसे चावल तक विस्तारित किया गया। क्योंकि हरित क्रांति के पैमाने पर प्रति उदासीन थी, यह संसाधनों के उचित उदासीन थी। संपन्न किसान जिनके पास बेहतर आदान जैसे सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि खरीदने की क्षमता थी, छोटे या सीमांत किसानों की तुलना में उच्च पैदावार वाली किस्मों के अधिक अपनाया गया, लाभान्वित भी हुए। उसमें क्षेत्र विकास एवं गरीब किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम। भारत के पास विश्व भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% भाग है, लेकिन यह विश्व की जनसंख्या के 17.5% भाग को सहारा देता है। भारत में विश्व के चरागाहों 0.5% हिस्सा है। इसके पास विश्व की 18% से अधिक दुधारू पशु हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 73-74 में आरंभ हुआ, जो पहला कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भूमि में नमी को संरक्षित करना। इस कार्यक्रम को सफल फसल उत्पादन, खाद्यान्न संचयन, भूमि उत्पादकता, सूखे से पड़ने वाले प्रभावित को लड़ने के लिए तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य सकल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण जनसंख्या के पिछड़े एवं शोषित वर्ग को मुख्य धारा में शामिल करना। मरुभूमि विकास कार्यक्रम
77-78 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी संतुलन को ठीक करने एवं भूमि एवं जल संचरण का करना था, जिससे रेगिस्तान बनने की प्रक्रिया को नियोजन के माध्यम से मिटाया गया। समन्वित प्रति भूमि विकास कार्यक्रम 1989-90 में सरकारी खराब भूमि साधारण संपत्ति कृषि करने के लिए प्रारंभ किया गया, जो ग्रामीण सूक्ष्म एवं जल भंडारण योजना पर आधारित था। 1993-94 में प्रौद्योगिकी विकास एवं विस्तार एवं प्रशिक्षण योजना प्रारंभ की गई, जो प्रति भूमि को विकसित करने के लिए तकनीकी के प्रदर्शित की। निवेश प्रोत्साहन 94-95 में वन रहित भूमि को विकसित करने में कॉरपोरेट क्षेत्र एवं वित्तीय संस्थानों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया गया। राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना को, जो वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए थी, प्रारंभ की गई। इसके 2 उद्देश्य थे: वर्षा पोषित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में सुधार करना और पारिस्थितिकीय संतुलन को ठीक करना। वर्षा पोषित क्षेत्रों में अधिकतम संसाधन उपलब्ध कराने के लिए जल विभाजक विकास कोष की 2000-2001 में नाबार्ड के 200 करोड़ की राशि के साथ स्थापना हुई। योजना आयोग 1997 में वर्षा पोषित क्षेत्रों में विकास के लिए 25 वर्षों के लिए प्रस्तावित निर्माण के लिए समिति का गठन किया। इस योजना का सहभागिता तरीकों को द्वारा जल संभरण विकास एवं सूक्ष्म जल संभरण में उचित तकनीकी के उपयोग पर अत्यधिक बल दिया गया। ग्रामीण गरीबी पर सीधा प्रहार। लाभार्थी दृष्टिकोण क्षेत्र के विकास के योजनाओं के साथ साथ ग्रामीण जनसंख्या के गरीब वर्गों के, जिसमें मुख्यतः सीमांत किसान, कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र के श्रमिक शामिल थे, को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए कार्यक्रमों के एक अन्य विकास धारा को विकसित की गई। वर्ष 1971 में 2 नए कार्यक्रम, जिनका नाम लघु कृषक विकास एजेंसी, सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक एजेंसी थे, उन्हें अखिल भारतीय ऋण समीक्षा समिति की सलाह पर लागू किया गया। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समाज के संख्यात्मक रूप से बड़े, आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के लाभ पहुंचाना था। लघु कृषक विकास एजेंसी की प्राथमिक भूमिका को लाभार्थियों को पहचानना, उन्हें सहकारी समिति के सदस्य के रूप में नामांकित करना था, उन्हें इन सहकारी समितियों के माध्यम से अनुदान एवं धन आदान वितरण सुविधा उपलब्ध कराना, जिसका वे उपयोग कर सकें। सीमांत किसान कृषि श्रमिक एजेंसियों की भूमिका सीमांत किसानों एवं कृषि श्रमिकों के रोजगार उत्पन्न करना के विशेषतः ग्राम उद्योगों एवं सहायक रोजगार के माध्यम केंद्रित थी। 6वीं पंचवर्षीय योजना 80-85 के दौरान इन दोनों योजनाओं के समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया, जो देश में 1818 विकास खंडों में लागू की थी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि नए वीडियो हैं उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।